नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। एक और हादसे में कुछ और मजदूरों की गई जान और मौत पर एक बार फिर से शुरू हुई सियासत। लॉकडाउन के बीच मजदूरों के घर पहुंचने का सफर अब उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनता जा रहा है। घर पहुंचने की छटपटाहट उनकी जान लेती जा रही है। सड़कों पर पटरियों के सहारे मजदूरों का पलायन जारी है। कहने को तो श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं। सरकारों का दावा यह है कि वो लाखों मजदूरों को खाना राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन मजदूरों और गरीबों का शहरों से गांव की ओर पलायन बदस्तूर जारी है। हजार किलोमीटर की दूरी लोग पैदल तय कर रहे हैं। पहले औरंगाबाद, फिर एमपी का गुना, यूपी का मुजफ्फरनगर और अब औरैया। 10 दिन के भीतर 3 बड़े हादसों में 50 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की सड़क हादसों में जान चली गई। इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कब पहुंचेगी मजबूर मजदूरों तक असली राहत। सड़क और पटरियों पर कब तक दम तोड़ते रहेंगे मजदूर। कमरे मालिक भी ने निकाल दिया, क्या कर सकते थे। जैसे वहाँ भी मकान मालिक तो रहने नहीं दे रहा, किराए इतने दिन का किराया हो गया, ऐसे रहते रहोगी तो और बढ़ेगा। अब क्या करें, सवारी इंतजार कर रहे हैं, मिल जाएगा तो चले जाएंगे। खाना भी नहीं कमरे में। बाहर कमाने गए थे, हाँ जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ खाने का, पैसे का, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ क्या करेगा। कैसे जाएंगे, मार दो, इससे अच्छा मरवा दो हमको। मार देगा नहीं तो हम लोग ऐसे ही पैदल जैसे वो होगा जाएंगे। मकान मालिक के पास हम लोग के पास पैसे नहीं, मकान मालिक जो तंग कर रहा है। सरकार खिला रही है। तो जब खिलाने को मिल रहा है तो काहे कब जा रहे उसमें हैं? भी छीना तानी हो जाता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को, तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं। इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं। वो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक रिफॉर्म के रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से मजबूर मजदूर जो है वो अपनी जान सड़क पर यूं ही गंवा रहा है। कभी पटरियों पर वो मौत को बेहद करीब से देखता हुआ और जान भी चली जाती है, और इधर इस तरह के हादसे ये बताने के लिए काफी है कि एक बारगी को ये देश बीमारी से जरूर जीत सकता है, लेकिन भुखमरी और गरीबी से नहीं। इसलिए सवाल न्यूज़ 24 यही पूछ रहा है कि गरीबी से आखिर कब मिलेगी इस देश को निजात, मजबूर मजदूरों तक असली राहत कब पहुंचेगी, सड़क और पटरियों पर कब तक दम तोड़ते रहेंगे मजदूर। देखिए ये जो तस्वीर है ये इसलिए अहम है क्योंकि देश भर में श्रमिक ट्रेनें भी चलाई जा रही है। अगर सब कुछ सही से हो रहा है तो फिर मजदूरों को इस तरीके से जान को दांव पर लगाने की जरूरत क्या थी। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है, कम जरूर है, और उसी की कीमत चुका रहे हैं इस देश के मजबूर मजदूर। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बालचंद्र कांगो जी सीपीआई नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ जाएंगे आलोक शर्मा कांग्रेस से। पहला सवाल विजय जी आप ही से है मेरा, ये तस्वीर कब बदलेगी? है और ये होनी ही नहीं चाहिए थी। जिस तरह से आज एक लंबा समय हो गया है लॉकडाउन का और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारें तत्पर हैं, केंद्र सरकार की तरफ से हर एक सुविधा दी जा रही है। बावजूद इसके दुख होता है कि कुछ स्टेट में क्यों नहीं उनके पूरे डेटा तैयार किए गए, इसलिए मजदूर वहां है, कहाँ कहाँ के हैं, उनको कहाँ कहाँ भेजना है,
ये सारी इंफॉर्मेशन किए जाए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को ले लीजिए, जहाँ की स्थिति बहुत खराब। महाराष्ट्र सरकार ये डेटा ही नहीं उसके पास है कि इतने मजदूर कहाँ के और किस किस जगह पर रह रहे हैं। ये जबकि आजकल जिस तरह से डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ऐसे में इस तरह के डेटा को रखना बहुत आसान था। लेकिन विजय जी आप क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये भी तो सवाल होगा। देखिए, जब चुनाव का वक्त था तो मोदी जी ने बड़ा सीना तान के कहा था कि अंतिम पंक्ति तक पहुंचने की मेरी कोशिश है। ये देखिए, अंतिम पंक्ति तो जमीन पर, सड़क पर दम तोड़ती नजर आ रही है। उसके लिए तो कोई नहीं, आप एयरलिफ्ट करा करा के बाहर से लोगों को ला सकते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने में इतनी देरी क्यों हो गई? देखिए कविता जी, देरी की जहां तक बात आप कह रही हैं, अगर सरकारें मांगेंगी तो ट्रेन मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी सरकारें जो अभी तक ट्रेन की डिमांड ही नहीं कर रही हैं, जबकि उनके यहाँ के सबसे ज्यादा मजदूर हैं, सबसे ज्यादा वर्कर्स वहां के हैं, और उन वर्करों के लिए सरकार तो राज्य सरकार सोच नहीं रही है। तो इस तरह की अव्यवस्था का अगर कोई कारण है तो केवल और केवल राज्य सरकारें हैं, जबकि केंद्र की तरफ से ऐसा है क्या? मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए बिहार यूपी से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है, वो सड़क पर इसी तरीके से दम तोड़ते नजर आ रहा है। क्या ऐसा है कि राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है और पूरी तरीके से केंद्र पर ही डिपेंडेंट है? 10 करोड़ का पैकेज अभी तक दिया जा चुका है। ये कहना चाहूंगा, आप इस स्थिति की कल्पना करें, अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की स्थिति आज के पहले नहीं रही होती, पहले विजय सोनकर जी को सुन लेते हैं। जी वो शांत हो गए, आप अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, मैं मॉनिटर देख नहीं रहा हूँ, लेकिन दृश्य डरावने हर जगह है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हस्तक्षेप के बाद व्यवस्थित प्रबंधन और स्पेशल ट्रेन की 2 चीजें गाइडलाइंस के बदलाव के बाद संभव हो पाई। अलग अलग राज्यों में डेटाबेस का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ तो पूरी तरह से राज्य में एक ऐप के जरिए लोगों को चिन्हित किया, उन्हें सुविधाएं पहुंचाई, 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को सुविधाएं पहुंचाई। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कुछ राज्यों के पास डेटाबेस नहीं है और उस डेटा के अभाव में कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन प्रभावित हो रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि हम सबों को एक बात जरूर कोशिश करनी चाहिए कि जब बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग राज्यों में लौट रहे हैं, तो कुछ लोगों को हम ये कहें कि उन्हें जरूर जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते रहे हैं, उनकी दिहाड़ी अगर बकाया है तो फैक्ट्री मालिकों को राज्य सरकारें दबाव बनाए उन्हें पैसा देने के लिए, और उन्हें खाना अगर जगहों पर अच्छे तरीके का खाना मिल जाए और उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने का एक वातावरण बन जाए, तो मुझे लगता है राजीव जी कम से कम वातावरण की आप बात न करें। अगर बिहार में वातावरण मिलता तो ये लोग बाहर क्यों निकलते? ये अपनी जान दांव पर लगाकर आज कहीं काम करने के लिए निकले थे, वापस लौटे क्योंकि उनके लिए 2 वक्त की रोटी ही तो नहीं मिल रही थी। आपने अब तक क्या किया? जब मैं छोटी सी थी तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी, परधी के दिन फिरेंगे बिहार के लिए, आज तक नहीं फिर पाए। देखिए, सबसे पहले ऐसी कहानी है जिस डिबेट में भी तो मैं बात करूंगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। अगर राज्य भी आत्मनिर्भर हो जाए तो ये तस्वीरें हम क्यों देखेंगे? क्यों लोग घर से बाहर निकलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का फासला तय करते हैं और दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, और उसके बाद जब 2 जून की रोटी नहीं मिलती तो देखिए किस तरीके से वापस लौटने की सुविधा भी उनको नहीं मिल रही है। बालचंद्र जी, आप बताइए ये तस्वीर कैसे बदल सकती है? राजनीति से इतर क्या कुछ है आपके पास बताने के लिए? देखिए, ये तस्वीर जो है वो कोरोना ने तैयार की हुई नहीं है। कोरोना के पहले ही जो हमारे देश में हालात थे उसमें ये तस्वीर तैयार हो चुकी थी। अफसोस की बात यह है कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो हमारे देश की असली तस्वीर हमारे देश के जो राज्य करने वाले लोग हैं उनको मालूम नहीं थी, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन के लिए कोई वक्त दिया नहीं, 4 घंटे का समय दिया और मजदूर लाखों मजदूर अटक गए, बगैर काम के, बगैर पैसे के, बगैर खाने के अटक गए और फिर भागदौड़ मच गई। उसके बाद जो देखा, सूरत में अब तक 5 बार दंगे हो चुके हैं, लाखों मजदूर अब चल रहे हैं। और इसके लिए मैं केरल का उदाहरण दूंगा कि केरल सरकार ने जो है
हर म्यूनिसिपालिटी को, हर पंचायत को कम्युनिटी किचन तैयार करने की आदेश दिए थे और उसके लिए लाखों लोगों को वहां पर खाने की व्यवस्था हो गई थी। क्या हमारी सरकार ये नहीं कर सकती थी? आज हम ये देखते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में ये आपस में तालमेल नहीं है। जो तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत देर से कर रहे हैं और मजदूर इनके जहन में मजदूर है ही नहीं। इनको लगता है कि मजदूरों को काम मिल गया कि बस हो गया। तो ये मजदूरों के खिलाफ लोग हैं, ये सरकार मजदूरों के विरोध में है और इसीलिए मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। विजय जी, ऐसा है क्या कि सरकार, मोदी सरकार ही मजदूर विरोधी है? ऐसा क्यों है कि इतने सारे देश हैं जिनको कोरोना का खतरा है, जो कोरोना के खतरे से, चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन एक देश से भी इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है, सिर्फ भारत से ही सामने आई है। कहीं तो कोई कमी होगी, कहीं तो कोई कमी होगी, कोई तो होमवर्क कम होगा। नहीं, आप बिल्कुल सर कविता जी उठा करके देख लीजिए, रिकॉर्ड को देख लीजिए। इस तरह से बीजेपी शासित प्रदेश अपने आप को नियंत्रित रख करके सारी व्यवस्थाओं को परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की तरफ से, राजस्थान की तरफ से या अन्य राज्यों की तरफ से इस प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न की गई है तो आपके ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है, हम ठीक करते हैं। लौटेंगे आपके पास। आलोक शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, कहां तक आप इसी बात का बार बार जिक्र करेंगे कि 12 फरवरी को राहुल गांधी ने जताया था, लेकिन नमस्ते ट्रंप की तैयारी चल रही थी और उसके चलते आज मजदूरों को इसी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ रही है। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का क्या किरदार हो सकता है इस देश में? तो जो भी मजदूरों के लिए रास्ते हो सकते हैं उनके लिए बात। सबसे पहले अगर ट्रेन की कोई डिमांड थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सबसे पहले अगर कोई बसें चलाई तो राजस्थान की बसें चली। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई एक राज्य या एक राज्य के दूसरे राज्य के ऊपर तुलना करें वो विषय नहीं है। जब 10 करोड़ 12 करोड़ मजदूर जो है सड़कों पर आ जाते हैं या उनको माइग्रेशन करना होता है तो नेशनल लेवल पे एक माइग्रेंट पॉलिसी चाहिए थी। हम तो बार बार पूछ रहे हैं देश का लेबर मिनिस्टर कौन है? हमें नहीं पता। पंजाब में महाराष्ट्र के लोग गए हैं। चलिए, उनका वॉल्यूम फिलहाल हम डाउन कर देंगे क्योंकि ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, अगर इस तरह से झगड़ा ही करना है तो कोई फायदा नहीं है। देश देख रहा है क्या हो रहा है। आज कम से कम देश को बधाई देना चाहूंगा कि 4 दिन का जो इवेंट मैनेजमेंट था मोदी साहब का 20 लाख करोड़ का, वो समाप्त हो गया। जो देश का प्रधानमंत्री 15,000 ट्रेनें और 20 करोड़ जेब में, 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री की जेब में हो, वो मजदूरों को अपने घर ना पहुंचा सके, जो रेलवे के टिकट के लिए पैसे ले, मैं समझता हूँ ऐसे देश के प्रधानमंत्री को आज तमाम मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। आप कहते हैं कि उस राज्य ने ऐसा कर दिया, उस राज्य ने डाटा नहीं किया। अरे केंद्र के कौन से डिपार्टमेंट ने डाटा मांगा था? बीजेपी से बैठे हैं यहाँ पर, जेडीयू वाले भी बैठे। केंद्र के कौन से डिपार्टमेंट ने किस राज्य से डाटा मांगा था? क्या आज तक किसी ने डाटा मांगा है? रेल मंत्रालय कह रहा है साहब हमने ट्रेनों के लिए कहा और राज्यों ने मना कर दिया। तो क्या ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय को राज्यों की परमिशन नहीं होती है क्या? क्या रेल ट्रैक जो होता है वो राज्यों की जमीन में होता है? क्या आज तक जो इतनी ट्रेनें चल रही थी वो परमिशन राज्यों से लेनी पड़ती थी क्या उनको? मुझे लगता है कि केवल गुमराह करने वाली बात है। और ऑथेंटिक वे में अगर होना चाहिए था तो केंद्र की तरफ से एक मंत्री नियुक्त होना चाहिए था, नोडल मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक का नोडल मिनिस्टर नियुक्त होना चाहिए था, जो सब मंत्रियों से बात करता, तमाम लेबर मिनिस्टर से बात करता राज्यों के कि कहां से कहां माइग्रेशन। जम्मू कश्मीर से अगर एक लेबर चलता है और बिहार के लिए, झारखंड के लिए जाता है, उसमें कांग्रेस बीजेपी कहां से आ जाएगी? 5 राज्यों को पार करना है उसको, वो किसी भी रूप में जाएगा, टेम्पो में जाएगा, पैदल जाएगा, रिक्शा जाएगा, कैसे बॉर्डर पार करेगा? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। लेकिन आलोक जी, लेकिन सवाल यही तो है, आलोक जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, सवाल यही तो है कि इस वक्त किसी को कहीं से कहीं मूव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। अगर मजदूरों को जिस राज्य में वो है वहां पर उनके लिए व्यवस्था है रहने की, खाने की, तो फिर वो क्यों कहीं जाएंगे? यही तो व्यवस्था नहीं हो पाई, तभी तो महाराष्ट्र से भी तस्वीरें सामने आई। बांद्रा स्टेशन के बाहर इतनी जबरदस्त भीड़ लग गई, सबको वापस जाना था। कविता जी, आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं। उसका सीधा कारण है कि अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो इवेंट मैनेजमेंट हुआ उसमें 3500 करोड़ मजदूरों के लिए रखे हैं, 1100 करोड़ राज्यों को दिए हैं मजदूरों के लिए, 45 रुपए पर हेड आया, जो आंकड़े सरकार की तरफ से आ रहे हैं। सरकार 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है, एक भी मजदूर सड़क पर नहीं। मुझे बताइए, हमने बार बार कहा एक व्हाइट पेपर रही है, किस राज्य को आपने कोविड का कितना पैसा दिया है, किस राज्य को जीएसटी का कितना शेयर दिया है? मजदूर रुकना नहीं चाहते। मजदूर कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं।
मजदूर कह रहे हैं सरकार नौटंकी कर रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना है। कैसे रोक लेंगे आप उनको? मोदी जी आते हैं इवेंट मैनेजमेंट की तरफ 20 लाख करोड़ और उसके बाद फिर लोन का मेला लगा देते हैं। मजदूर क्यों रुकेंगे? मजदूर का मालिक कहता है कि मैं उद्योग नहीं चला पाऊंगा अगले 3 महीने तक, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है मुझे। 20 लाख करोड़ के पैकेज में 1 रुपया मजदूरों को नहीं मिला, 1 रुपया जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको नहीं मिला, तो 1 रुपया जिस तरह से छोटे दुकानदार मर रहे हैं उनको नहीं मिला। कहाँ से उद्योग चलेंगे? कहाँ से वो अपने यहाँ पर मजदूरों को ले पाएंगे? बिजल जी, ऐसे कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत? बहुत अहम सवाल खड़ा कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। कह रहे हैं यहाँ पर शब्दों की बाजीगरी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, लोगों में बहुत अंतर नहीं है। ये लोग एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कैश भेजिए, कैश भेजिए। उनको शायद घर में क्वारंटाइन में है, उनको ये पता नहीं कि कितना कैश भेजा जा चुका है। अभी तक 41 करोड़ लोगों को 52,660 करोड़ रुपए भेजा जा चुका है। 3 महीने के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। केवल चावल और दाल नहीं बल्कि चने की भी व्यवस्था की गई है। ये लोगों को क्या पता? ये लोग अभिजाति वर्ग के लोग हैं। ये लोग घर में बैठते हैं, जब आपदा आती है तो कागजों पर भेजी गई है या फिर वाकई खातों तक भी पहुंची है? उनको ये नहीं पता कि क्या क्या चीजें हो रही है। जरा एक बार अपने शासन के कांग्रेस शासन से पूछ लेते कि उनके मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या किया, कितने पैसे इनके मुख्यमंत्री ने खर्च किए। जरा एक का हिसाब से किसी एक राज्य को ले लीजिए। हम पूछते हैं आलोक जी से, राजस्थान सरकार ने कैश कितना मदद किया है, जरा यही तो बता दें कितना कैश मदद किया है अपने लोगों। आलोक शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। सविता जी, मुझे लगता है कि मोदी जी ने 80 लाख करोड़ रुपया तो 80,000 करोड़ जम्मू कश्मीर को भेजा था, 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को भेजा था, 1 लाख करोड़ अभी 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीन से देश को दे दिया था। मुझे लगता है झूठ बोलना बंद होना चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये सरकार, केंद्र की सरकार एक मंत्री नियुक्त नहीं कर सकी जो माइग्रेशन के लिए सब राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर सके। देश का लेबर मिनिस्टर कौन है? इन्हीं के पड़ोसी हैं, शास्त्री जी के। क्या एक भी स्टेटमेंट लेबर मिनिस्टर के पिछले 2 महीने में किसी ने सुनी है? अब तो अमित शाह जी भी अवतरित हो गए 60 दिन के बाद। लेबर मिनिस्टर सामने नहीं आता। क्या लेबर मिनिस्टर का कार्यालय इतना नहीं कर सकता, लेबर सेक्रेटरी, कि तमाम राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर सके? केवल एक आदमी इस देश को चलाएगा, लोन मेला लगा के देश चल जाएगा। खुशी सी बात की है कि कम से कम न्यूज 24 के इस मंच पर तो कांग्रेस एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करती नजर आ रही है। आपके जो सुझाव है वो क्या बिजल जी तक पहुंच रहे हैं, ये भी मैं उनसे पूछूंगी। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं। ये चर्चा लगातार जारी है क्योंकि सवाल इन्हीं तस्वीरों का है, सवाल मजदूरों का है, उनकी मजबूरी का है और जवाब मांग रहा है पूरा भारत। बने रहिए हमारे साथ। तो जिनका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाई, भुखमरी उन पर भारी पड़ गई और उनकी जान चली गई। इसलिए हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या इन लोगों की जो भूल थी, जो मजबूरी थी, वही इन पर भारी पड़ गई? क्योंकि वीआईपी नहीं थे, इसलिए देखिए किस तरीके से कभी पटरियों पर, कभी इस तरह से सड़कों पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों किलोमीटर का ये फासला तय कर रहे हैं। क्या इस देश में गरीब की बिसात यही है? वो वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। विजय जी, देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये कोरोना महामारी से पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है, लेकिन पूरी दुनिया की अलग सीन है, भारत का अलग सीन है। पूरी दुनिया में पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके इस समय कोरोना का सामना कर रहे हैं और उसे परास्त भी कर रहे हैं। लेकिन भारत में यहाँ देखा जा रहा है कि अकेले केवल सत्ता पक्ष लड़ रहा है और सारा विपक्ष सत्ता से लड़ रहा है। अरे कोरोना से लड़ना चाहिए, कोरोना से, लेकिन ये लोग लगातार मोदी जी से लड़ रहे हैं। ये लोग केवल मोदी जी से लड़ रहे हैं, केवल इसलिए इनको विरोध करना, इसलिए ऐसा विरोध कर रहे हैं। हकीकत तो ये है, समझ से काम लिया गया होता, सारी स्टेट को लेकिन आप कम से कम न्यूज 24 के इस मंच पर गोलपोस्ट शिफ्ट मत करिए। देखिए, आपको भी पता था कि सरकार की दोहरी लड़ाई है, एक तो कोरोना से और दूसरा गरीबी से, भुखमरी से। इनके लिए क्यों नहीं कुछ किया गया वक्त रहते? कौन सी स्टेट में उसका मुख्यमंत्री मजदूरों के साथ खड़ा हुआ? जरा एक कांग्रेस रूल शासन का कोई स्टेट बता दीजिए हमको। लेकिन ये लोग केवल राजीव जी, सुशासन बाबू ने क्या किया जरा गिना दीजिए। राजीव जी, सुशासन बाबू ने क्या किया जरा गिना दीजिए। नहीं, गिनाना नहीं है, ये तो सच्चाई है कि हमारे राज्य ने जो व्यवस्थित प्रबंधन किया है, 20 लाख से ज्यादा मजदूरों के अकाउंट में पैसे गए। उसके बाद 55 राहत केंद्र, जो देश के 9 राज्यों के 55 कैंप थे 12 शहरों में, वहां उन्हें भोजन, आवासन, इन तमाम सुविधाओं के और जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई।
साथ ही साथ उन्हें लाए जाने के लिए 3 लाख से ज्यादा मजदूर हमारे आ चुके हैं। स्पेशल ट्रेन हो या गाइडलाइंस के बदलाव, इसका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के हस्तक्षेप के बाद मार्ग प्रशस्त हुआ और आज देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो लोग अभी नहीं आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए हैं और वो एक अच्छी तस्वीर भी दिखनी चाहिए जो क्वारंटाइन शिविरों में जहां वो योगा करते दिख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी लगातार यही इल्जाम लगा रहे हैं कि बहुत देर से आप जागे हैं, चुनावी साल में ये इतना कम है जो आपने किया है और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कविता जी, वो रोज कविता जी, ट्वीट वो करते क्या हैं, रोज करेंगे? तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं, वो क्या करेंगे? वो ट्वीट करने के सिवाय कुछ नहीं करते। वो कभी बिहार में पहाड़ में नहीं दिखते हैं, न कभी वो चमकी में दिखते हैं। अभी लंबे समय तक पता नहीं लोगों को बस से लाया जाएगा तो इस पर उनका विरोध, ट्रेन से लाया जाएगा तब विरोध, वायुयान से लाया जाएगा तब विरोध, लेकिन वो खुद किस तरह से आए होंगे? वो कम से कम श्रमिक स्पेशल में तो नहीं आए हैं, न क्वारंटाइन कराने के लिए वो गए हैं। तो ये जो दोहरे मानदंड है नेताओं के, ये केवल बयान जारी कर सकते हैं। इनसे पूछिए 200 ट्रेन दे देंगे, 50 ट्रेन दे देंगे, बसेस दे देंगे, दिल्ली के यात्रियों का भाड़ा दे देंगे। यानी आपका साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ नेता है जो कोरोना और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ट्विटर सोशल मीडिया पर ही लड़ रहे हैं। आलोक जी, जल्दी से आपका रुख करूंगी, क्या कहना चाह रहे हैं? सच है। हाँ, देखिए, मैं राजीव भाई का बहुत सम्मान करता हूँ। आज राजीव भाई की मजबूरी हो सकती है कि बीजेपी का साथ दें। राजीव भाई ने कहा कि 3 लाख से ज्यादा लोग बिहार में आ चुके हैं, लेकिन राजीव भाई 2.25 करोड़ आने हैं, उसमें से 3 लाख अगर आए हैं तो क्या पोजीशन है आपके? तो 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 2.25 से 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो बाहर काम करते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले सुशासन बाबू ने कहा था ट्रेन के पैसे नहीं। सबसे पहले मोदी जी जो इनके डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है कोटा से बच्चे लाने के लिए। बिहार के बच्चे कोटा से सबसे लेट गए थे, लेकिन आज मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता। मैं सोनकर शास्त्री जी से बात करना चाहता हूँ। बार बार राज्य बहुत जल्दी से आलोक जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। 2 दिन में 8 एक्सीडेंट हुए। 8 से 8 एक्सीडेंट जो हैं वो जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहां पर हुए, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा। 2 दिन पहले योगी जी ने आदेश दिया कि एक भी लोग जो है वो सड़क पर नहीं चलेंगे। आज 1 करोड़ लोग के करीब यूपी में सड़कों पर चल रहे हैं। आदेश देने से कुछ नहीं होगा। केंद्रीय नीति बननी चाहिए थी, सेंट्रल लेवल पे नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी बननी चाहिए थी और उसका एक पूरा डिपार्टमेंट लग रहा था यूपीए के दौरान की पॉलिसी पैरालिसिस है, वही इल्जाम आप लगा रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए न करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये हम सबको भीतर तक झकझोरने के लिए काफी है और इससे साफ हो जाता है कि सभी सहायक सबल के को न निर्बल सहाय। पवन जगावत आग को दीपा ही देख बुझाए। दूसरे देशों में जो लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करा के लाया जा रहा है, जो देश के भीतर है उनको अपने घर तक पहुंचाया नहीं जा रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।